नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई, बोले हम कट्टर ईमानदार। और सीपी सिंह का बयान, कहा नीतीश को पलटू राम नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें राम शब्द जुड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बयान, विदेश में लड़कियां कभी भी पीएफ बदल लेती हैं, बिहार के सीएम की भी यही स्थिति। अपने इस बयान में घिरे कैलाश विजयवर्गीय। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 17 नेताओं की आय में असामान्य वृद्धि का आरोप, याचिका दायर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिली, AK-47 समेत कई हथियार बरामद, 26/11 जैसे हमले की साजिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर भाजपा में जाने का ऐलान कर चुके आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट पैदा कर दी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वो नीतीश को पलटू राम नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें राम शब्द जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के अभियान पर निकले आरसीपी सिंह ने छपरा जाने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत की और कई तरह की भविष्यवाणी की। आरसीपी ने साफ किया कि बहुत जल्द जदयू का राजद में विलय हो जाएगा, इसकी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, राजनीति में संख्या बल का महत्व है, इस मोर्चे पर नीतीश कुमार कमजोर हैं। आरसीपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए ना, अब तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। अब तो बस दोनों दलों के दिल मिलने में औपचारिकता ही बाकी रह गई है, यानी विलय होना तय है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि मैं खुद से मंत्री बनने गया था। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब मैं मंत्री अपने मन से बना था तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम लोगों ने मुझे मंत्री बनने पर बधाई क्यों दी थी। मुख्यमंत्री ने भी मुझसे मंत्री बनने के बाद कई बार मुलाकात की, कभी भी बोल देते हैं कि आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, उन्होंने क्यों नहीं बोला। आरसीपी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद से ही एनडीए से अलग होना चाहते थे, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए पार्टी तोड़ने का नया बहाना बना दिया और किनारे हो गए। जब से बिहार में आया है कि किसी विधायक से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि कोई कार्यकर्ता भी आता था तो उसे पत्र लिखकर मना किया जाता था। सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी राजनीति बेईमानी की है, जिसे जनता माफ नहीं करेगी। वोट किसके नाम पर लिया और सरकार किसी के साथ बना ली गई है। बिहार में नई सरकार के गठन पर कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी की है। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम नीतीश कुमार पर बात करते हुए कहा था कि बिहार की सरकार ऐसे बदली है जैसे विदेश में लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरा है। कैलाश विजयवर्गीय बिहार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनसे पत्रकार ने कहा कि बिहार में लालू यादव फिर से बड़े भैया बन गए हैं। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं विदेश में था जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला कि ये तो हमारे यहाँ होता है कि लड़कियां बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की भी ये स्थिति है, कब किसके हाथ मिलना है, कब किसका हाथ छोड़ दे। कांग्रेस ने भी कैलाश विजयवर्गीय को घेरा है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि महिलाओं का अपमान भाजपा के डीएनए में शामिल और तरीका है। अभद्र टिप्पणियां और अपराधियों का संरक्षण प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं से माफी कब मानेंगे। इस पर मौन बर्दाश्त नहीं है। विजयवर्गीय के इस बयान पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने लिखा, महिलाओं के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए भाजपा के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है। बीजेपी के सांसद विधायकों के खिलाफ दायर पीआईएल में शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी का भी नाम है। आरोप लगाया गया है कि नेताओं की आय में अस्पष्ट वृद्धि हुई है। बीजेपी के कुल 17 सांसद और विधायकों के खिलाफ याचिका दायर हुई है। इसमें शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी के साथ साथ दिव्येंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी, दिलीप कुमार घोष, सुमित्र खान, मनोज कुमार उरांव, अब्दुल्ला मन्नान, मिहिर गोस्वामी, अग्निमित्र पॉल, समीक भट्टाचार्य, तन्मय भट्टाचार्य, सीलभद्र दत्ता, विजस्वजीत सिन्हा, अनुपम हाजरा, मोहम्मद सलीम, जितेंद्र कुमार तिवारी का नाम शामिल है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दायर ये याचिका उस याचिका के खिलाफ है जो कि टीएमसी के नेताओं के खिलाफ दायर हुई थी। इसमें सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 19 नेताओं के नाम थे। आरोप थे कि नेताओं की आय में चुनाव जीतने के बाद असामान्य वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के हरिश्वेश्वर में तट पर समुद्र में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया। नाव पर AK-47 राइफलें और कुछ कारतूस मिले हैं। इसके अलावा नाव में विस्फोटक भी था। इसके बाद पूरे रायगढ़ जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हथियारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। उधर मुंबई ATS की टीम भी जांच के लिए रायगढ़ के लिए रवाना हो गई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक नाव हरीश्वर बीच पर मिली है। उसके अलावा भरदोखला में एक लाइफ बोट मिली है। हालांकि इन पर कोई मौजूद नहीं था। कोस्ट गार्ड और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की तुरंत जानकारी दी गई है। पुलिस सभी जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस ने नाव को अपने कब्जे में ले लिया है। ये नाव समुद्र के किनारे मिली है। पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है जहां पर ये नाव मिली है। वह जगह मुंबई से 200 किलोमीटर और पुणे से 170 किमी दूर है। रायगढ़ के SP अशोक धुंदे ने हरीश्वर तट पर नाव में AK-47 मिलने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई और जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि नाव ऑस्ट्रेलिया की है। इस पर कुछ लोग सवार थे। हालांकि इन लोगों ने कोस्ट गार्ड को हरीश्वर तट पर आने की सूचना नहीं दी। समुद्री इलाके में आतंकियों के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इससे पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त लश्कर के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से भारत आए थे। समुद्र तट पर नाव छोड़ने के बाद आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। आतंकियों ने 2 होटल और 1 अस्पताल और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया था। इस हमले में 160 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के हमीरपुर से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ 6 युवकों ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा कि लड़की रहम की भीख मांगती रही। इसके बावजूद युवकों का दिल नहीं पसीजा। वे उसके साथ मारपीट और अश्लीलता करते रहे।
मामला हमीरपुर का है। यहाँ 16 अगस्त को एक लड़की अपने प्रेमी के साथ शहर के सिटी फॉरेस्ट में घूमने गई थी। तभी वहां 6 युवक पहुंच गए। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट और अश्लीलता हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अब तक 6 में से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये युवक लड़की और उसके प्रेमी के साथ मारपीट कर रहे हैं। युवकों ने लड़की के भी कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लीलता की। इस दौरान लड़की और उसके प्रेमी के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वह लड़की और उसका प्रेमी कौन था। पुलिस दोनों की पहचान करने में जुटी है। सीओ सदर हमीरपुर रवि प्रकाश ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक और लड़की निर्वस्त्र दिख रही हैं और उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। ये पता चला कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की व उससे पैसे की मांग कर रहे थे। हालांकि जांच में पता चला कि उन्होंने लड़की को निर्वस्त्र किया और उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन गैंगरेप नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ करने वाले युवक आसपास के ही गांव के थे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 3 युवकों कन्हैया शर्मा, प्रीतम कश्यप और मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के रोहतक में एक महिला कांस्टेबल की जालसाजी का बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने 20 साल के एक ITI छात्र को लिव-इन का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए और उससे शादी भी रचा ली। हालांकि महिला कांस्टेबल ने युवक को ये नहीं बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिटी थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रोहतक के सुनारिया गांव में रहने वाली लड़की की मां ने सिटी थाने में केस दर्ज कराया था। दरअसल अक्टूबर 2021 में महिला अपने बेटे के साथ किसी केस की सुनवाई में शिवाजी कॉलोनी थाने में गई थी, जहां महिला कांस्टेबल दया रानी ने युवक का नंबर ले लिया और उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया। आरोप है कि महिला कांस्टेबल ने उसके बेटे का सिटी थाना क्षेत्र से मार्च महीने में अपहरण भी करवा लिया था और युवक के बाइक को भी कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, जबकि उन्होंने CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपे थे। युवक की मां के मुताबिक चौकी इंचार्ज को जब छात्र ने शिकायत दी तो उसने पीड़ित पर समझौते के लिए दबाव बनाया। इस कारण उसे समझौता करना पड़ा। इसके बाद भी आरोपी महिला कांस्टेबल युवक को मैसेज भेज रही थी, जैसे उसकी बाइक गायब करवा दी वैसे ही उसे और उसकी मां को भी गायब करवा देगी। इतना ही नहीं, आरोपी महिला कांस्टेबल ने इसी दौरान गांव का मकान बिकवाकर 5 लाख रुपए भी युवक से ले लिए और फिर घर के जेवरात और अपने साथ लेकर चली गई। पीड़ित युवक ने बताया कि महिला कांस्टेबल के साथ उसकी शादी 29 अक्टूबर 2021 में हुई थी और तब तक युवक को पता नहीं था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। युवक का कहना है कि वो एक केस के मामले में पुलिस थाने में गया था, जहां महिला कांस्टेबल ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। इसके बाद आरोपी महिला कांस्टेबल उससे बात करने लगी। पीड़ित युवक ने बताया कि महिला कांस्टेबल पहले से न केवल शादीशुदा है बल्कि उसका 10 साल का बेटा भी है। आरोप है कि महिला कांस्टेबल ने युवक से कहा कि आधार कार्ड दे दो, उसमें उम्र बढ़ा देंगे। इसके बाद कोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कागजात बनवा लेंगे। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने युवक के घर आना शुरू कर दिया। उसने युवक के घर वालों को बताया कि वो कुंवारी है और छात्र से शादी करना चाहती है। इस मामले को लेकर DSP डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि पुलिस ने 1 दिन के रिमांड के बाद आरोपी महिला कांस्टेबल को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही SP उदय सिंह मीना ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। SP ने कहा कि पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, विभाग ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और पीड़ित छात्र को न्याय दिलाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक नाबालिग लड़की ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके रिश्तेदार पर सामूहिक रेप का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की ने बीजेपी सांसद और MLC से आपबीती बताई और कार्रवाई करने की मांग की। नाबालिग लड़की ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सुसाइड करने के लिए बाध्य होंगे। दरअसल बहराइच से बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल गौंड गुरुवार को अपने आवास पर बीजेपी MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PC समाप्त होते ही उसी दौरान एक नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ पहुंची और उसने बहराइच बीजेपी नगर उपाध्यक्ष और उनके एक रिश्तेदार पर गैंगरेप का आरोप लगाया। रोती बिलखती पीड़िता ने गैंगरेप की कहानी सुनाई। पीड़िता ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के सामने रोते हुए कहा कि उसके साथ बीजेपी नेता हरि गुप्ता व पवन पाल ने बलात्कार किया और भाजपा नेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
आरोपी उनकी हत्या करना चाहते हैं। आरोपियों ने मामले में सुलह कराने के लिए उसके पिता व भाइयों पर सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज करा दिया है और उन्हें लगातार धमकी भी दी जा रही है। दरअसल बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ उसके गांव के लड़के ने रेप किया था। आरोप है कि पीड़िता को मदद का भरोसा देकर बीजेपी नेता और उसके रिश्तेदारों ने भी उसके साथ रेप किया। पीड़िता की बुआ ने बीते 1 जून 2022 को लखनऊ कमिश्नरेट के कृष्णा नगर थाने में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज करा दिया था। वहीं पीड़िता की माने तो आरोपियों ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और मामले में सुलह का दबाव डालने के लिए पीड़िता के पिता व उसके 2 अन्य भाइयों पर भी सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता ने बताया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में उसके मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नाबालिग लड़की की बुआ ने कहा कि बीजेपी नेताओं के दबाव में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम लोगों की कोई मदद नहीं करेगा तो तेल डालकर हम खुद को ही जला लेंगे। बिहार की रहने वाली 25 साल की शादीशुदा महिला को कोबरा सांप ने बुरी तरह डस लिया। जब उसने आंख खोली तो देखा कि उसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा ने काट लिया। युवती के परिजनों ने उसके हाथ को कसकर कपड़े से बांधा और स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। इसके बाद युवती को बिहार से लखनऊ लाया गया, जहां पीजीआई में 4 घंटे चली सर्जरी के बाद युवती के हाथ को ठीक किया गया। एसपीजीआई अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न्स विभाग के एचओडी डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि 25 वर्षीय युवती बिहार के गांव में रहती है, जो जंगलों से घिरा है। कोबरा युवती के घर में घुसा हुआ था। रात के समय जब वो जमीन पर सो रही थी, घर के किसी कोने से कोबरा निकला और उसके हाथ में काट लिया। युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसके हाथ से खून निकलने लगा। युवती उल्टियां करने लगी और फिर वो बेहोश हो गई। परिजन तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे एंटी स्नेक का डोज दिया गया और फिर कुछ दिन बाद उसकी तबीयत में कुछ सुधार आया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि कोबरा के काटने से हाथ की हथेलियों के ऊपरी हिस्सों में घाव बन गया था और वह घाव धीरे धीरे गहराता चला गया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि लड़की के दाहिने हाथ की हथेली में केचुली देखी गई, जो तर्जनी उंगली तक फैल गई। सर्जरी के जरिए युवती की स्किन और मरे हुए टेंडोन्स को रिप्लेस करना पड़ा और एक नए टेंडोन्स और स्किन को एडवांस प्लास्टिक सर्जरी कंपोजिट टिश्यू की प्रक्रिया से बदला गया। 4 घंटे की लंबी चली सर्जरी सफल रही। अब लड़की का हाथ रिकवर हो रहा है, साथ ही नए टिश्यू भी बन रहे हैं और लड़की के हाथ में भी मूवमेंट होने लगी है। इस दौरान लड़की को फिजियोथेरेपी भी दी गई है। अब युवती खतरे से बाहर है। कोरोना वायरस के मामले दिल्ली में एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए, उसके हिसाब से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1964 नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इस अवधि में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1939 रही, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 6826 हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 9.42% रहा। बुधवार को भी कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जानकारी दी थी कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली के भीतर कोरोना के 1652 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 का सब वेरिएंट के एक्टिव होने के बाद केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के 1201 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हाल ही में एक स्टडी में BA.2.75 वेरिएंट भी पाया गया था। ये अधिक तेजी से फैलता है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट 9.92% था, जबकि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 19.20% दर्ज किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल
पल पल रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे सरकार जल्द ही राज्य में लगी सीबीआई जांच पर रोक हटा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। शिंदे सरकार से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके लिए केंद्रीय एजेंसी को जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग की सहमति लेने की आवश्यकता थी। सूत्रों ने कहा कि नई सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में जल्द ही प्रतिबंध हटाए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र उन कई राज्यों में शामिल है जिन्होंने अपना सीमा क्षेत्र में सीबीआई संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी। जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए केसवार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस कर्मियों की शक्ति नहीं होगी।
महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में राज्य में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी गई। अनुमति वापस ले ली गई थी। हालांकि इससे छानबीन में जुटे केसों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी। जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हो, ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया गया था। नवंबर 2020 तक महाराष्ट्र के साथ ही मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड राज्यों में भी सीबीआई को जांच से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होती है। इन राज्यों में केवल मिजोरम ऐसा राज्य है कि बीजेपी सरकार में वह शामिल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से रेप के दोषी की सजा आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल कर दी है। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एमएन जाधव की बेंच ने कहा कि पीड़िता इस घटना के बाद के परिणामों को समझने की हालत में थी। इसके बावजूद महिला उस स्थान पर गई। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस मामले में मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर महिला के साथ घटना हुई, लिहाजा इस केस पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि मौजूदा मामले में पीड़िता असहाय, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वर्तमान मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता है। उसकी गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता को अपीलकर्ता ने क्षति पहुंचाई है। दरअसल पीड़िता अपने भाई के परिवार के साथ रहती थी। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी। वे दिन भर आसन गांव स्टेशन, शाहपुर, बशिंद स्टेशन, कल्याण स्टेशन और थाने स्टेशन के आसपास घूमती रहती थी। 2014 में पीड़िता के परिवार को पता चला कि वह गर्भवती है। उन्होंने उसकी सोनोग्राफी कराई। इसमें प्रेगनेंसी की बात सामने आई, लेकिन पीड़िता ने ये नहीं बताया कि उस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था। इसीलिए शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने 22 वर्षीय आरोपी अनिल कोहले के बारे में जानकारी दी, जो कि मजदूरी करता था। कोहले की पहचान पीड़िता ने थाने में की। 1 जुलाई 2014 को पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया और पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड के सैंपल लिए। रिपोर्ट 2015 में आई और पुष्टि की गई आरोपी नवजात बच्चे का पिता था। चूंकि पीड़िता बच्चे की देखभाल करने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए नवजात को थाने के एक ट्रस्ट में भेज दिया गया। अभियोग पक्ष का कहना था कि आरोपी ने थाने जिले के कसारा कस्बे के पास एक सुनसान जगह पर कम से कम 5 बार उसका रेप किया था। पुलिस के मुताबिक कोहले को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बचाव पक्ष में आरोपी और से कहा गया कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है और साथ में शारीरिक संबंध उसकी सहमति और प्रेम प्रसंग के कारण किए गए थे। कल्याण जिले की विशेष अदालत ने 28 जनवरी 2016 को कोहले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयानों पर गौर किया कि रेप की पूरी घटना को बताने के अलावा उसने कोहले से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसके परिवार ने इसकी अनुमति नहीं दी। बेंच ने पीड़िता की मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि वह थोड़ा मानसिक रूप से भी कमजोर थी। हाईकोर्ट ने डीएनए सबूत के आधार पर रेप के मामले में दोषी सिद्धि को बरकरार रखा गया। हालांकि बेंच ने कहा कि पीड़िता मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात की जानकारी थी कि वह क्या कर रही है और इसके परिणाम क्या होंगे। ऐसे में आजीवन कारावास की सजा कठोर होगी। बेंच ने दोषी की उम्र कैद की सजा को 10 साल की सजा में बदल दिया था। साथ ही जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। योगी सरकार कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज कान्हा नगरी मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह और शाम दोनों समय निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के सामने 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इस भवन का लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने कहा कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान की भक्ति के लिए हजारों साधु संत यहां प्रवास करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
वहीं मंगलम ट्रस्ट की प्रतिनिधि मोहित व्यास ने बताया कि भोजनालय का संचालन मंगलम परिवार न्यास करेगा। अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करीब 4.25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा निर्मित ये 2 मंजिला भवन करीब 2300 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। इसमें 2 भोजनालय बनाए गए हैं। दोनों ही भोजनालय वातानुकूलित बनाए गए हैं। इसमें एक बार में 200 से लोग खाना खा सकते हैं। इस भोजनालय में करीब 5000 लोगों को हर दिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा भवन में लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। अन्नपूर्णा भवन में भोजन बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रसोई घर का निर्माण किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील की 2 रोटी मेकिंग मशीन भी लगाई गई है। इन मशीन की क्षमता 500 से 700 रोटी प्रति घंटा बनाने की है। इसके अलावा आटा गूंथने की 2 मशीनें, 2 लोई बनाने की मशीनें, एक आलू छीलने की मशीन, एक सब्जी काटने की मशीन, मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर और खाना परोसने के लिए 2000 बर्तन के सेट उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस साल लगातार दूसरे साल मथुरा में जन्माष्टमी मनाएंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धर्म स्थापना, लोक संरक्षण, शक्ति, शांति व सामूहिकता के प्रति अखिल विश्व चेतना का प्रथम पथ प्रदर्शित करने वाले योगानंद भुवन मोहन कन्हैया चरस जगत का कल्याण करें, यही काम। देश के कई राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इन्हीं राज्यों में से एक है। यहाँ कई दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। नर्मदा नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते यहाँ की नदियों में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन इससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती दिख रही है। फिलहाल यहाँ के ओमकेश्वर डैम से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोल के 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी सीधे ओमकेश्वर डैम में आएगा, फिर लबालब बड़े ओमकेश्वर डैम से सरदार सरोवर नर्मदा बांध की तरफ इस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल नर्मदा बांध का जलस्तर खतरे के निशान का पार कर चुका है। गुरुदेवसर वीर डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। इससे सटे गुजरात के भरूच और वडोदरा जिले के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां के भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शिवपुरी, गुना, सागर जिले में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इन नदी से लगने वाले गांव के ग्रामीणों को नदी किनारे जाने से मना कर दिया गया है। फिलहाल इस नदी में क्रूज बोट की सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि पानी का ज्यादा इनफ्लो बढ़ने की वजह से नर्मदा की मुख्य नहर से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भरूच के गोल्डन ब्रिज का जलस्तर 19 फीट तक पहुंच चुका है। ये खतरे के निशान के बेहद नजदीक आ गया है। भरूच के 41 गांव को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं वडोदरा जिले के 18 गांव को अलर्ट पर डाल दिया गया है। सिरमा एसजीएम टेक का आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया। आईपीओ को आखिरी दिन निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। ये 32.61 गुना सब्सक्राइब हुआ था। निवेशकों के लिए 12 अगस्त को खुला था। इसके महीने के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक 840 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में ऑफर पर 2,85,63,816 शेयर रखे गए, जबकि निवेशकों के जोरदार रिस्पांस के चलते इसे 93,14,84,536 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स ने इसे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया। इस आईपीओ के तहत 786 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए गए। इसके अलावा प्रमोटर ने अपने 33,69,360 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे थे। इस इश्यू का साइज 840 करोड़ रुपए था। प्राइस बैंड की बात करें तो आईपीओ के तहत कंपनी के शेयरों की कीमत 209 से 220 रुपए निर्धारित की गई। सिरमा एसजीएम टेक्नोलॉजी के आईपीओ में क्यूआईबी का हिस्सा सर्वाधिक 57.56 गुना सब्सक्राइब किया गया था। साथ ही नॉन इंस्टीट्यूशनल हिस्से में 17.50 गुना और रिटेल हिस्से में 5.53 गुना अभिदान मिला। इसके अलावा सिरमा एसजीएम
एंकर निवेशकों से 252 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। पीटीआई के मुताबिक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सिरमा एसजीएम टेक्नोलॉजी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 26 अगस्त को लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इस आईपीओ के जरिए जुटाया गया फंड मैन्युफैक्चरिंग और एंड सुविधाओं के विस्तार के लिए होगा। आईपीओ का बाजार आने वाले महीनों में भी गुलजार रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।